कार्यक्रम के सभी दर्शकों को नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं, अप्रैल माह के अंतिम शनिवार को वर्ल्ड वेटरनरी डे, विश्व पशु चिकित्सा दिवस मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य है पशु पक्षियों के कल्याण के बारे में समाज में जागरूकता पैदा करना, क्योंकि पशु पक्षी, प्रकृति, पेड़ पौधे और इंसान, ये तीनों चीज़ें आपस में जुड़ी हुई हैं। और यदि किसी एक चीज़ को हानि पहुंचती है, जिस तरह पेड़ पौधों में यदि कोई दिक्कत आती है, तो वो फिर पशु पक्षियों में भी आएगी और उसका असर इंसानों पे भी पड़ेगा। क्योंकि ये सारा का सारा जो पर्यावरण है, इसका हमारी मिट्टी, पानी, पेड़ पौधे, पशु पक्षी और अल्टीमेटली हम इंसान, इन पे आपस में इंटर रिलेटेड हैं ये सभी के सभी। आज विश्व पशु चिकित्सा दिवस पे हमने आपको जानकारी देने के लिए वेटरनरी मेडिसिन से बुलाया है डॉक्टर गौरव चराया को। आप सहायक प्राध्यापक हैं लुआस वेटरनरी मेडिसिन डिपार्टमेंट में, और इसके साथ साथ भैंस, क्योंकि हमारे हरियाणा का एक मुख्य पशुपालन से आय का जरिया है, तो इनके बारे में जानकारी देने के लिए जो विश्वविद्यालय का चिकित्सालय है, उनसे हमारे बीच में हैं डॉक्टर नीलेश सिंधु। तो आज हम सबसे पहले तो बात करेंगे कि आजकल पेट जो हम पशु पालते हैं या कुत्ते पालते हैं, बिल्लियाँ पालते हैं, इनका चलन बढ़ रहा है, क्योंकि शहरों में ये काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है। तो इसके बारे में हम डॉक्टर गौरव चराय से जानकारी लेते हैं। डॉक्टर साहब, ऐसी कौन कौन सी ब्रीड हैं जो घर पे पालनी चाहिए और किन ब्रीडों को अवॉइड किया जाना चाहिए और उसका कारण क्या है? जैसे कि डॉक्टर साहब आपने पूछा कि कौन सी ब्रीड्स हैं जो हमारे को डॉग्स की पालनी चाहिए, तो जो ब्रॉडर अगर हम बात करें, जो बड़े पैमाने पे हम बात करें कि डॉग की जो ब्रीड्स हैं, हम उनको 6 प्रकार की ब्रीड कह सकते हैं, अलग अलग होती हैं। वो डिपेंड करता है कि आपने डॉग को किस पर्पस के लिए पालना है। और यही एक जो भी पालक है या जो भी ऑनर है, उसको ध्यान रखना चाहिए कि उसकी ज़रूरत क्या है। जैसे अगर मैं कहूँ कि किसी को सिर्फ खेलने के लिए और अपने बच्चों के लिए और अपने घर के लिए ही चाहिए, तो वो टॉय ब्रीड पाल सकता है, जिसमें हमारी कई सारी जो ब्रीड्स हैं, जैसे लासा एप्सो होगी, चिहुआहुआ होगी, हम कर सकते हैं, उनको ट्रेन करा जा सकता है, पाल सकते हैं, आराम से रख सकते हैं। पर अगर किसी को गार्डिंग के लिए चाहिए या गार्ड करने के लिए चाहिए, फार्म के लिए चाहिए, तो वो बड़ी ब्रीड्स को भी चुन सकते हैं, जिसके अंदर अगर हम बात करें, जर्मन शेफर्ड बहुत बढ़िया ब्रीड है जो हम कह सकते हैं कि आप पालें। और ऐसे ही हम अगर बात करें घर पे, और किसी का अगर थोड़ा सा बड़ा घर है और उधर पालना चाहता है, तो वो लेब्राडोर भी पाल सकते हैं, जो बढ़िया ब्रीड है। और हमारे को बचना किससे चाहिए, क्योंकि जो कई सारी ब्रीड हैं जो सिर्फ मीट ईटिंग ब्रीड हैं अगर हम बात करें, और हमारा यहाँ पे ज़्यादा कल्चर नॉन वेज का नहीं है, और लोग हम बड़ी खुशी से पालते हैं ब्रीड्स को कि हम ये पाल लेंगे। पर अगर उनको फ्लैश नहीं मिलता या मीट नहीं मिलता, तो दे समटाइम्स, वो कभी कभार क्या होता है, वो फ्यूरियस बन जाते हैं, उनको क्रोध आ जाता है और वो कभी कभार ओनर पे भी अटैक कर सकते हैं। और ऐसी ब्रीडों को हमारे को अवॉइड करना चाहिए, या अगर पालना है तो वो बड़े फार्म पे या बड़े फार्म को मैनेज करने के लिए पाल सकते हैं, जिसमें हम अफ़गानी बुल्ली होगी, पाकिस्तानी बुल्ली होगी या पिटबुल हो गए, हम इनको चॉइस उन पर्पज़ के लिए कर सकते हैं। तो मेरा सभी को यही एक अनुरोध है कि जब भी कभी कोई ब्रीड का चयन करना है, तो वो अपनी ज़रूरतों के हिसाब से करना चाहिए। डॉक्टर साहब ने बताया कि हमारी आवश्यकता के अनुसार यदि हमने गार्ड करने के लिए पालना है तो बड़े कुत्ते पालने पड़ेंगे, खेलने के लिए हम छोटे कुत्ते भी रख सकते हैं। लेकिन डॉक्टर साहब, अब बात आती है, जिस तरह कोई डॉग खरीद लाया छोटा और उसको पालना है, तो उसकी वैक्सीनेशन का क्या रहेगा और किस समय किस चीज़ का टीका लगना चाहिए उसको? जैसा कि कोई भी अगर लाता है, पेट खरीदता है, किसी से भी खरीदता है, तो पहले जिससे भी खरीदता है वो बताता है कि इसकी पहले कोई प्रायर वैक्सीनेशन हुई है कि नहीं हुई। पर इन केस अगर कोई कह रहा है कि अभी इसकी कोई वैक्सीनेशन नहीं हुई और आप 30 दिन की उम्र में ही डॉग को ले आए हैं, तो सबसे पहला टीका DHPPIL, जो 5 बीमारियों के लिए हम कहते हैं टीका, वो हमारे को 45 डेज़ पे लगवाना चाहिए
डॉग को, और उसका ही बूस्टर हमारे को 21 दिन बाद दोबारा रिपीट करना चाहिए। और इसके साथ साथ पेट के कीड़े मारने के लिए भी हमारे को लगातार अपने पेट्स को दवाई देनी चाहिए, जिसकी डोज हम कहते हैं कि हर 15 दिन पे एक बारी बॉडी वेट के अकॉर्डिंग हम देनी चाहिए, जब तक वो 4 महीने की उम्र का नहीं हो जाता। और उसके बाद 1-1 महीने बाद हमारे को वो रिपीट करनी है 1 साल तक, और 1 साल के बाद 4-4 महीने बाद हमारे को उनकी रिपीटेशन करनी है। पर ख़ास बात का ये ध्यान रखना है कि ये बॉडी वेट के अकॉर्डिंग ही चलती है। ऐसा नहीं कि कोई भी किसी भी दुकान से आप खरीद के और कोई भी गोली दे दें, क्योंकि उसके सीवियर साइड इफ़ेक्ट्स आ सकते हैं। तो किसी पशु चिकित्सक से पूछ के वजन के हिसाब से आप अपनी दवाई का चयन कर सकते हैं। इसके अलावा 3 महीने की उम्र पे रेबीज़ का भी टीका लगता है, जो एंटी रेबीज़ वैक्सीनेशन, जो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो रेबीज़ एक ऐसी बीमारी है जिसका हम कहें कि मनुष्य में कोई इलाज नहीं है, जानवरों में कोई इलाज नहीं है, और एक बार ही आती है तो डेड एंड होस्ट है हम। मृत्यु होएगी, कभी भी हो सकती है, कभी पहले कभी बाद में। तो हमारे को उससे बचाव के लिए रेबीज़ के लिए टीका ज़रूर लगवाना चाहिए। हर पेट ओनर को अपने वैक्सीनेशन कार्ड बना के रखना चाहिए अपने पेट का, और उसको संभाल के रखना चाहिए, ताकि नियमित रूप से वो वैक्सीनेशन या टीकाकरण करवा सकें। यही कुछ बीमारियां हैं जो हम बात करते हैं। 5 बीमारियां पहले 45 दिन पे, और 21 दिन पे रीबूस्टर, और 3 महीने की उम्र पे रेबीज़ का टीका लगवाना चाहिए। डॉक्टर साहब ने आपको बताया कि एक तो कीड़े मारने की जो दवा है, पेट के कीड़े मारने की, वो आपको ज़रूर देनी है, और इसके साथ साथ 45 दिन पे जो 5 बीमारियों के लिए टीकाकरण होता है, उसके 21 दिन बाद उसकी बूस्टर डोज है, और 3 महीने का होने के बाद आपको रेबीज़ के लिए अपने कुत्ते को ज़रूर वैक्सीनेट करवाना चाहिए, क्योंकि ये ऐसी बीमारी है, ये आसपास भी फैल सकती है, कुत्ते के काटने से दूसरों में जाती है, और फिर इसका अभी तक कोई इलाज नहीं है। डॉक्टर साहब, ये तो बात रही कि भाई वैक्सीनेशन करवा लिया उसने, लेकिन अब कई बात आती है कि हमें पता नहीं है इस ब्रीड के करैक्टर क्या हैं, ब्रीड लेके आगे, और यदि हम सपोज करो कोई सर्दियों के ठंडे इलाके की ब्रीड लेके आगे, और यहाँ हिसार में इतनी गर्मी है, तो क्या यह उचित है, और क्या यह पशु के साथ टॉर्चर नहीं है कि भाई आप एकदम ठंडे से लाके और उसको गर्म मौसम में रख देते हो? तो इसके लिए किसान, जो भी दर्शक है हमारे, उनको क्या सावधानी रखनी चाहिए? सबसे पहले जैसे आपने कहा डॉक्टर साहब, बिल्कुल आपने सही कहा कि हमारे को पहले ध्यान देना चाहिए कि ब्रीड कहाँ की है। जैसे आजकल हमने भी देखा कि शहर में हस्की ब्रीड का बहुत प्रचलन एकदम बढ़ गया है। लोग हस्की ब्रीड को रखना शुरू कर रहे हैं, जबकि हस्की ब्रीड सारी की सारी पोलर या मैं कहूँ कि सर्द इलाके से लाई गई ब्रीड है, जहाँ पे माइनस में टेम्परेचर चल रहा होता है, और हमारे यहाँ पे 55 डिग्री तक टेम्परेचर चला जाता है। जिसका मतलब है कि वो जो जीव जो हम पाल रहे हैं उसको हम टॉर्चर ही कर रहे हैं, जब हम उसको उस क्लाइमेट में नहीं रख सकते जिसमें वो रह रहा था पहले। हालांकि हर मनुष्य हो, जीव हो, पेड़ हो, पक्षी हो, सारे अपने आप को अडेप्ट करते हैं उस क्लाइमेट में जिसमें उनको रखा जाता है, और हस्की भी कर लेगा आने वाले समय में। पर जब तक वो नहीं करता तब तक हमारे को खास सावधानी रखनी चाहिए, ताकि हम उसको या तो लगातार एसी में रखें, या ठंडा वातावरण उसको दें, या घुमाने के लिए ऐसे समय में लेके बाहर निकलें, या ज़्यादा सुबह या लेट शाम को, ताकि गर्मी कम से कम लगे। और कई लोगों को मैंने देखा कि वो कैसे मैनेज कर रहे हैं, वो उनके सारे बाल ही साफ़ करवा दिए हैं बिल्कुल, ताकि उनको गर्मी कम से कम लग सके। तो हाँ, हम कर सकते हैं, पर मेरा यही मानना है, और यही मैं सभी को कहना चाहता हूँ, कि आप उन्हीं ब्रीड्स को रखें जो हमारा क्लाइमेटिक जोन को अडेप्ट पहले से कर चुके हों, ताकि हम कम से कम जीव को टॉर्चर करें, या जीव को हम उस अवस्था में ला दें जहाँ पे वो बोल भी नहीं पाएगा और सहन भी करना उसको मजबूरी बन जाएगी। तो मैं चाहता हूँ कि उन ब्रीड्स को रखा जाए जो हमारे क्लाइमेटिक जोन को अडेप्ट करती हैं। दोस्तों, यदि हम पशुओं की बात करें तो हमारा प्रदेश भैंसों के मामले में विश्व प्रसिद्ध है, और हमारी जो मुर्रा ब्रीड है उसकी प्रोडक्टिविटी या यील्ड विश्व में सबसे ज़्यादा है, और यहाँ से ब्रीड ले जाके कई देशों ने अच्छी अपने यहाँ इसकी भैंस का नस्ल का हार्ड तैयार किया है, जैसे कि ब्राज़ील है या और कई अन्य देश हैं। तो मैं डॉक्टर नीलेश से पूछना चाहूँगा कि डॉक्टर साहब, अब जिस तरह मौसम में परिवर्तन आ रहा है, एकदम गर्मी की शुरुआत हो चुकी है, तो इस मौसम में जो हमारे पालतू पशु हैं, दूध देने वाले पशु हैं, उनको क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए जिससे कि बीमारी ना हो उनको, और जो उनका दूध उत्पादन है उसमें भी एकदम से कमी ना आए?
सबसे पहले तो पशु पालकों को मेरी तरफ से पशु चिकित्सा दिवस की बहुत बहुत हार्दिक बधाई है। और डॉक्टर साहब ने बहुत सही प्रश्न पूछा है जो मैं आपके सबके समकक्ष बताना चाहता हूँ कि अभी क्योंकि भैंस काले रंग की होती है और काले रंग के पशु होने के कारण उसको गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है। गर्मी ज़्यादा लगने के कारण और अभी टेम्परेचर भी आप देखिए कि पूरे पूरे हरियाणा या नॉर्थ एरिया है, नॉर्थ इंडिया पूरा, वो तकरीबन तकरीबन 40 से ऊपर टेम्परेचर रहता है, जिसके कारण इंसानों को भी और पशुओं को दोनों को ही समस्याएं होती हैं। तो हमें सबसे पहले ध्यान रखना है कि हमें उन्हें छाया में रखना है, पशु को किसी भी तरह से धूप में नहीं छोड़ना है। कभी हमारे को कोई काम पड़ गया और हम पशु को बाहर ही छोड़ गए तो वो पशु के लिए टॉर्चर है। तो हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि उसको छाया में रखें, पेड़ के नीचे रखें या घर के अंदर ऐसी जगह रखें जहाँ पर छाया हो। बाहर खुले में सिर्फ उसको सुबह सुबह या बिल्कुल शाम को रखें ताकि उसके ऊपर गर्मी का प्रकोप ज़्यादा ना हो। दूसरा, अगर हो सके, पशुपालक से संभव हो सके तो पंखा ज़रूर लगाएं उनके ऊपर। पंखा लगाने से वो हवा की सर्कुलेशन होगी और उसको ठंडक महसूस होगी पशु को। तीसरा, उसे पानी से ज़रूर नहलाएं, दिन में 2 बार ज़रूर अगर हो सके। अगर 2 बार नहीं हो सके तो कम से कम 1 बार ज़रूर नहलाएं। या अगर गाँव के एरिया में जोड़ हैं, जोड़ में भी लेके जाएं तो उससे उसको गर्मी से बचाव किया जा सकता है। और फिर पशु का एक ये भी ध्यान रखना हमें जो बहुत ज़रूरी है कि किसी भी तरह की कोई भी उसको दौड़ाएं नहीं गर्मी के अंदर, कि हमें दौड़ाना या किसी तरह का ऐसा कहीं जैसे जोड़ में लेके जा रहे हैं दौड़ा के लेके जा रहे हैं, नहीं, हम धीरे धीरे उन्हें लेके जाएं, धीरे धीरे ही लेके आएँ ताकि उन पे किसी भी तरह का कोई टॉर्चर ना हो। डॉक्टर साहब, जिस तरह आपने बताया कि भाई एक तो इस मौसम में सीधे धूप के नीचे नहीं रखने हैं और जहाँ शेड हो आप वहाँ पंखा भी लगाएं जहाँ तक संभव हो। और आजकल जो पशुपालक हैं वो मोस्टली लगाते हैं, लेकिन इसके साथ साथ हम जहाँ उनका शेड है वहाँ पे पानी के फव्वारे भी लगा सकते हैं। हम आजकल अच्छे पशुपालक वो फॉगर भी लगाते हैं। हाँ, फॉगर लगा दिया कि भाई आध घंटे दोपहर सी को चला दिया, आध घंटे 2 घंटे बाद चला दिया ताकि तापमान नियंत्रित रहे। तापमान अगर हमारा पशु का है वो 35 से 37 डिग्री तक रह सके तो वो बहुत ही पशु के लिए भी अच्छा रहेगा और हमारे लिए भी अच्छा रहेगा। डॉक्टर साहब, अब जिस तरह वीट की हार्वेस्टिंग हुई है तो तूड़ी आई है नई, तो इसके साथ ही नई तूड़ी खिलाने से आपके जो चिकित्सालय है उसमें मोस्टली प्रॉब्लम आती है कि भाई पशु के बंधा लग गया या उसने कोई नुकीली चीज़ खा ली। तो इससे सावधान किसान भाई कैसे रह सकते हैं या इन चीज़ों से बचा कैसे जा सकता है? डॉक्टर साहब, बहुत ही सही प्रश्न आपने पूछा है। अभी नई तूड़ी आने के कारण, नई तूड़ी क्या है कि एक तो पेट में नीचे बैठ जाती है, भैंस के या गाय के पेट में नीचे बैठ जाती है। और नई तूड़ी में ये है कि क्योंकि मशीनों से कटाव होता है, मशीनों से कटाव से कोई उसका पेच वेच रह गया, कोई नुकीली चीज़ रहेगी, वो भी पशु के अंदर रहती है। तो हमें ध्यान ये रखना पड़ेगा, पहले तो उसको अपनी तूड़ी को पहले छान लें। जब भी पशुपालक खोर में डाल लें अपने उसको तूड़ी को तो उसको छान लें। छानने के बाद उससे क्या है कि लोहे का या कोई नुकीला पत्थर है वो सब निकाल लें। दूसरा, पुरानी तूड़ी भी रखें साथ में, मिक्स करते हुए धीरे धीरे और नई तूड़ी को अडॉप्ट करें। एकदम अगर करेंगे तो तूड़ी वो पेट में जम जाएगी और उससे पेट में जमने के कारण भी वो पत्थर का रूप करेगी और उससे भी वो पेट में अफारा आ जाएगा। और समस्याएं ये आजकल हमारे पशु चिकित्सालय में बहुत ज़्यादा हैं। और अगले 1 महीने में हम ये पशु चिकित्सालय की तरफ से, विस्तार शिक्षा निदेशालय की तरफ से हम काफ़ी लोगों को ये बताते हैं कि आप इसको तूड़ी को मिक्स करें और फिर उसके बाद इसका आगे ध्यान रखें पशुपालक, तो ही हम बचाव कर सकते हैं। नहीं तो ये एक डीएच का हमारा एक बीमारी होती है, डायफ्रामेटिक हर्निया, जो कि लोहे के कारण जो पेट का पर्दा है वो फट जाता है और सारे के सारे शरीर के पिछला हिस्सा है उसके सारे अंदर के जितने भी ऑर्गन हैं वो आगे चले जाते हैं और उससे पशु के मृत्यु भी हो सकती है। तो ये बड़ी खतरनाक बीमारी है और लाखों का पशु होता है और लाखों का मरता है और लाखों का और भी खरीदना पड़ता है, तो पशुपालक को नुकसान हो सकता है। तो किसान भाइयों, ये डॉक्टर साहब ने महत्वपूर्ण बात बताई कि भाई जो नई तूड़ी है वो एकदम से पशु को ना खिलाएं, उसके साथ पुरानी तूड़ी जरूर मिलाएं। और जो तूड़ी है आपकी वो पशु की खोर में डालने से पहले उसको छान लें ताकि कोई भी नुकीली चीज़ तूड़ी के साथ पशु ना खा ले। और डॉक्टर साहब, आजकल और दिक्कतें आने लगी हैं, जिस तरह कि
मुख्यतः किसानों की ये समस्या है कि भाई हमारी भैंस समय से गाभिन नहीं होती, तो उसका मुख्य कारण क्या बताते हैं वैज्ञानिक, और कैसे किसान भाई इसको दूर कर सकते हैं? डॉक्टर साहब, ये हम क्योंकि बहुत ही छोटे से प्रदेश में हैं, हरित प्रदेश है, लेकिन यहाँ अलग अलग खनिज मिश्रण है, खनिज पदार्थों की कमी होती है जो कि क्षेत्र के लिए स्पेसिफिक होती हैं। मान लिया आप नॉर्थ हरियाणा में कोई और अलग से मिलेगा आपको, जो कि खनिज पदार्थ वहाँ कम मिलेगा, साउथ हरियाणा में कम मिलेगा, वेस्ट और नॉर्थ में। तो हमें वो खनिज पदार्थ की कमी के कारण भैंसों का आगे का ना होना या फिरना, और या फिर हीट ही ना दिखाना, गर्मी में नहीं आना, ये इस तरह की समस्याएं बहुत ही ज़्यादा अब कॉमन हो गई हैं। इसका सबसे बढ़िया और सस्ता इलाज यही है, पशुपालकों को मैं बताना चाहता हूँ कि खनिज पदार्थ आप उसे चारे में रोज़ डालें, 50 ग्राम सुबह शाम, वो डालना ही डालना है आपको। उसको एज ए दवाई नहीं, उसको चारे का ही प्रारूप समझ के और उसको रेगुलर डालें, तभी हम ध्यान रख सकते हैं। दूसरा, उसके पेट के कीड़ों की दवाइयों के लिए नज़दीकी पशु चिकित्सक के परामर्श से पेट के कीड़ों की दवाई ज़रूर दिलाएं हर पशु को। लेकिन ध्यान रखें कि उसको गाभिन पशु है जो कि 6 महीने से ऊपर के हो गए हैं, उनको पशु चिकित्सक के दिशा निर्देश में ही दें, क्योंकि ऐसा भी देखा गया है कि जो पशु है वो अगर गाभिन है और 6 महीने से ऊपर का गाभिन है, तो उसको अगर पेट के कीड़ों की दवाई दी तो कई बार बच्चा गिर भी सकता है। तो आप पशु चिकित्सक के दिशा निर्देश में दवाइयाँ दें। ऐसा ना हो कि आप सीधे दुकान से दवाई लें और फिर उसको अपने आप दे दें, तो ऐसा ना करें। उसका ध्यान रखना हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और पशुपालक उसका ध्यान रखेंगे तो तभी हम अपने आगे बढ़ सकते हैं। दर्शकों, जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया, एक तो आपने अपने पशु को गर्मी से बचाना है, दूसरा जो नई तूड़ी आ रही है वो तूड़ी आप पशु को हमेशा खोर में डालने से पहले ज़रूर छानें और उसको पुरानी तूड़ी के साथ मिला के दें, ताकि पशु के पेट में बंधा लगने की संभावना कम से कम हो। और जो दूसरी महत्वपूर्ण बात डॉक्टर साहब ने बताई कि आजकल पशु का नए दूध ना होना, यह या समय पे ना होना या बार बार फिर जाना, इसका मुख्य कारण है पशु के शरीर में मुख्य खनिजों की कमी। यह खनिजों की कमी आपके एरिया की मिट्टी के हिसाब से होती है। जिस तरह की जो हमारा रेतीला इलाका है, जो राजस्थान के साथ लगता इलाका है, उसमें कैल्शियम की, सल्फ़र की, इनकी काफ़ी कमी पाई गई है। तो लुआस विश्वविद्यालय द्वारा आपके ज़िले के हिसाब से उसकी मिट्टी का और उसके चारे का परीक्षण करके फिर एक स्पेसिफिक मिनरल मिक्सचर बनाया गया है कि ये दक्षिणी हरियाणा के लिए, ये उत्तरी हरियाणा के लिए, ये आप सिरसा साइड की बेल्ट के लिए, ये सोनीपत साइड की बेल्ट के लिए। वो स्पेसिफिक है आपके ज़िले की मिट्टी का परीक्षण करके, उसके चारे का परीक्षण करके। तो मैं आपसे यह ज़रूर अनुरोध करना चाहूँगा कि अपने दुधारू पशु को सुबह शाम 50 ग्राम मिनरल मिक्सचर अवश्य दें। और विश्वविद्यालय यह मिनरल मिक्सचर किसानों को भी नो प्रॉफिट नो लॉस के आधार पर उपलब्ध करवा रहा है। और जो आप बाज़ार से लेते हैं, जिस तरह कैल्शियम की बोतल है, अब एक कैल्शियम की बोतल आप 300-350 रुपये की लेते हैं और उसमें सिर्फ कैल्शियम है, लेकिन हम जो आपको 75 रुपये प्रति किलो खनिज मिश्रण देते हैं, उस खनिज मिश्रण में कैल्शियम के साथ मैग्नीशियम, कॉपर, जिंक, आयरन, ये और जिन आवश्यक पोषक तत्वों की कमी हो सकती है वो सारे के सारे उसमें मौजूद हैं। तो आपको चाहिए ये कि आप विश्वविद्यालय का खनिज मिश्रण प्रयोग करें, जो आपके इलाके के हिसाब से बनाया गया है, और इसमें आपसे कोई प्रॉफिट भी नहीं लिया जा रहा है। जो लागत आ रही है उसी पे बनवाते हैं। ये आप या तो लुआस विश्वविद्यालय हिसार से ले सकते हैं, या हमारे पशु विज्ञान केंद्र हैं अलग अलग जगह पे, आप उनसे भी ले सकते हैं। डॉक्टर नीलेश, अब बात जिस तरह मौसम बदलेगा, बारिश का मौसम भी आएगा, तो इसमें संक्रामक बीमारियां हैं 2-3, जिस तरह की मुँह खुर की बीमारी है और एक गलघोटों की बीमारी है, जिससे पशु की अचानक मौत भी हो जाती है। और कई बार सुनने में आया है कि भाई उस गांव में एकदम से 5-6 भैंसें मर गई, या उस गांव में 2-3 भैंसें मर गई। तो इनके लिए जो टीकाकरण है उसका समय क्या है, और कौन कौन से टीके एक पशुपालक को अपने पशु को लगवाने चाहिए? डॉक्टर साहब, इसमें जो हमारे बेसिकली पहले हर 6 महीने में वैक्सीनेशन होती थी। क्या है कि सर्दियों से पहले और बरसात से पहले,
लेकिन अब क्योंकि कंबाइंड वैक्सीन आने लगी है भारत सरकार द्वारा और हरियाणा सरकार द्वारा अनुमोदित है, तो कंबाइंड वैक्सीन क्या है कि साल में एक ही बार लगाने की ज़रूरत पड़ती है, बरसात से पहले लगाने की कोशिश होती है। और उसमें मैं आपसे पशुपालकों से यही अनुरोध करता हूँ कि आपके पास पशु चिकित्सक व उनकी टीम आपके घर पर आएंगे और वो टीका लगाएंगे, और वो आपको लगवाने हैं, क्योंकि कईयों को भ्रांति होती है पशुपालकों की, उससे दूध कम हो जाता है या उससे बीमार हो जाते हैं, बुखार हो जाता है, तो उससे पशु मर भी सकते हैं। तो ऐसी भ्रांतियों पर विश्वास ना करें, और वो टीकाकरण मुंह खुरका, गलघोटू का और ब्लैक वाटर जो लंगड़ा बुखार है उनके लगते हैं टीके, वो आपके द्वार पर लगाएंगे और निःशुल्क लगते हैं, उसमें कोई पैसा नहीं लिया जाता। और आपको वो ज़रूर ध्यान करके, अगर गलती से रह जाए आपकी टीम से आपका घर, या आप घर पर ना हो, तो आप उन्हें सूचित करें नज़दीकी पशु चिकित्सालय में, तो वो ज़रूर से ज़रूर आपके घर आके लगवाएंगे। ना लगवाएं तो आप नज़दीकी पशु चिकित्सालय पे जाके भी लगवा लें, क्योंकि अगर पशु ही नहीं रहेगा तो फिर उसका बुखार में होना और ना होना उसका कोई महत्व नहीं रहेगा। पशु को बचाना हमारे पहली प्रायोरिटी है, पहला महत्व है। तो डॉक्टर साहब, जिस तरह के आपने बताया लंगड़ा बुखार और एचएस और गलघोटू, इन तीनों चीज़ों के एक ही आगे तीनों का ही आ गया है अब, और भारत सरकार द्वारा अनुमोदित है और हरियाणा सरकार ने भी वही अनुमोदित किया है। तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि इन तीनों जो संक्रामक बीमारी हैं, और काफ़ी हद तक इसमें कुछ एक बीमारियों में पशु की जान भी जा सकती है, जिससे कि आपको आर्थिक नुकसान उठाना पड़े, तो उससे बचाव के लिए आप ये कंबाइंड जो वैक्सीन है ये ज़रूर लगवाएं। और हरियाणा का जो पशुपालन विभाग है यह वैक्सीन निःशुल्क उपलब्ध भी करवा रहा है और खुद ही लगा भी रहा है। तो यदि बाई चांस आपका घर छूट गया है तो आप अपने नज़दीकी पशु चिकित्सालय में अपने पशु को ले जाके इस वैक्सीन का टीकाकरण अवश्य करवाएं, क्योंकि टीकाकरण एक ऐसी चीज़ है जिससे कि हम बीमारी आने से पहले बच सकते हैं। लेकिन यदि बीमारी आ जाए तो फिर काफ़ी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो उससे बचाव का एकमात्र, और इसमें तो किसी के पैसे भी नहीं लग रहे, कोई बात नहीं। कुछ पशुपालक कहते हैं कि भाई दूध थोड़ा कम हो जाता है, तो वो 1-2 दिन के लिए टेम्परेरी फेज़ है, आपका 3-4 दिन बाद फिर उतना ही हो जाएगा। तो ये टीकाकरण अपने पशुओं का अवश्य करवाएं, क्योंकि यदि एक भी पशु बचता है तो वह फिर अन्य पशुओं को इस बीमारी की चपेट में ले सकता है। डॉक्टर साहब, और अन्य इस मौसम में ऐसी कौन सी बातें हैं जिनका पशुपालकों को ध्यान रखना चाहिए, जिससे कि उन पर उत्पादन में भी फर्क ना पड़े और वो स्वस्थ भी रहें? हाँ डॉक्टर साहब, एक चीज़ ध्यान रखने की योग्य है कि हमें कीट पतंगे, मच्छर मक्खी, इनसे बचाव करना पड़ेगा। आजकल मैंने कई अच्छे जो प्रोग्रेसिव फार्मर हैं, बहुत अच्छे पशुपालक हैं, वो मच्छरदानियाँ लगाते हैं बहुत अच्छे। तो मच्छरदानियाँ लगाएं, या एक पशु चिकित्सक के दिशा निर्देश से स्प्रे मारें जो कि बाड़े में है, ताकि अगर मच्छी मक्खर नहीं लड़ेंगे किसी भी पशु को तो उसकी दूध उत्पादन की क्षमता बढ़ जाएगी। वो हमारे को बहुत ज़्यादा, क्योंकि अभी गर्मी ख़त्म होने के बाद बरसात के मौसम में मक्खी और मच्छर बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, उससे ज़्यादा समस्याएं आनी शुरू होंगी। और उसमें डांस मक्खी होती है, वो कई बार ऐसी बीमारियां ले आती हैं जो कि ना घातक होती हैं। तो वो अगर हमें उसमें सुरक्षा चक्कर को बचा के रखना है, बचाव में ही बचाव है हमारा। तो डॉक्टर साहब, ये तो बहुत अच्छी बात बताई कि एक तो जो पशु बांधने की जगह है वहाँ पे हम कीटनाशक दवाई का स्प्रे करें, जिससे कि वहाँ पे जो चीचड़ हैं या मच्छर हैं वो ख़त्म हो जाएं। और एक यदि मच्छरदानी का कर सकते हैं, क्योंकि मच्छरदानी इतनी महंगी नहीं है, मच्छरदानी भी हम पशुओं के लिए इस्तेमाल करें, ताकि मच्छर मक्खियों से यदि बचाव होता है तो उसके दूध उत्पादन बढ़िया रहेगा। डॉक्टर गौरव, ये बताइए, जिस तरह कि भाई हम कुत्ते अभी पाल रहे हैं लोग बाग पेट के तौर पे, बिल्लियाँ भी शुरू कर चुके हैं, कुछ एक के घर पे आपको बिल्लियाँ भी मिलेंगी, और कुछ एक पशु पक्षी भी रखते हैं। तो भारत के कानूनों के अनुसार कौन कौन से ऐसे पशु हैं जिनको हम पालतू बना सकते हैं और कौन से को घर में नहीं रखना चाहिए, नहीं तो हमें कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है? जैसे कि डॉक्टर साहब आपने पूछा कि हम कौन कौन से पेट्स को ओन कर सकते हैं या अपने घर पे रख सकते हैं, तो अगर मैं बात करूं डॉग्स की, कुत्तों की बात करूं, बिल्ली की बात करूं, तो कोई वैसी लिमिटेशंस है नहीं कि भाई हम
कौन सी ब्रीड रख सकते हैं, कौन सी नहीं रख सकते। पर आजकल जो प्रचलन आ रहा है वो ये आ रहा है कि एक्जॉटिक बर्ड्स रखने लग गए हैं लोग। बहुत सारी ऐसी बर्ड्स और टर्टल, टोटवाइजेस, इनको भी अपने पेट के रूप में रखने लग गए हैं बिकॉज ऑफ लिमिटेशन ऑफ स्पेस कह लो, या वैसे भी कि भाई हम एक खिलौना के रूप में। और कई ये भी सोचते हैं कि ये लक है हमारे लिए कि हम टोटवाइज रख लें तो हमारा लक आ जाएगा। पर ये सारी वाइल्ड लाइफ प्रजातियाँ जितनी भी हैं ये इलीगल है इनको रखना। और अगर किसी को रखना है तो कुछ स्पीसीज़ हैं जो हम अलाउ हैं, जो वाइल्ड लाइफ एक्ट के थ्रू अलाउ हैं, उन्हीं को रख सकते हैं। तो वो पहले किसी को रखने से पहले पेट के रूप में टर्टल, टोरटॉइज को रखने से पहले कृपया उस सूची को ज़रूर देखें और उन्हीं स्पीसीज़ को रखें जो अलाउड हैं, और जो अलाउड नहीं है उनको ना रखें। और डॉग की अगर हम बात करें तो डॉग में एज सच कोई बंदिशें नहीं है कि आप कौन सा पेट रखना चाहते हैं, पर बस अपनी सहूलियतें और अपनी ज़रूरतों के अकॉर्डिंग हम पेट को पालें। मैं एक चीज़ और पूछना चाहता हूँ आपसे, जिन्होंने बिल्लियाँ घर पे रखी हुई हैं, क्या उनके टीकाकरण का क्या शेड्यूल है, वो और बताइए जाते। जो बिल्लियाँ हैं उनके अंदर भी टीकाकरण होता है। रेबीज़ के लिए तो जैसे डॉग्स में होता है वैसे ही हम बिल्लियों के अंदर होता है, जबकि बिल्लियों में और भी बीमारियाँ हैं जिसमें सबसे घातक बीमारी फेलाइन पैन ल्यूकीमिया वायरस की बीमारी है, जिसके लिए टीकाकरण होता है। साथ में फेलाइन कोरोना वायरस के लिए भी हम कहते हैं टीकाकरण होता है। तो दोनों बीमारियों के लिए नवजात, जब हम बात करें जो हमारा बिल्ली का बच्चा होता है उसी में ही हमारे को टीकाकरण शुरू करवाना चाहिए, ताकि हम इन बीमारियों से बच सकें और बिल्ली भी बच सकें, क्योंकि उनमें फेनाइन पैन ल्यूकीमिया वायरस जो है वो बहुत एक घातक बीमारी है और वो मृत्यु का कारण बन सकती है। आपने डॉक्टर साहब को सुना, हम यदि पालतू पशु रखें या कोई पेट के रूप में घर पे खेलने की चीज़ें रखें तो ये हमें ध्यान देना चाहिए कि वो भी जीवित हैं, हमारी तरह ही वो भी सांस लेती हैं, वो गर्मी महसूस करती हैं, सर्दी महसूस करती हैं, उनको भी दवाइयों की आवश्यकता है। तो एक तो आप अपने पालतू जो कुत्ता है या बिल्ली है उसका टीकाकरण अवश्य करवाएं। दूसरी बात जो है कि उसको जो उसका नेचुरल एनवायरनमेंट है उसके जितना करीब हम रख सकें उतना ही हम पशु पक्षियों का कल्याण कर सकेंगे। और ये बात डॉक्टर साहब ने बहुत महत्वपूर्ण बताई कि कुत्ता बिल्ली के अलावा जो चीज़ें हमारे कानून में, जो हमारा कानून इजाज़त नहीं देता, जिस तरह के आप कोई बर्ड, एक्जोटिक बर्ड ले आइए या कछुआ ले आए, तो उनको घर में ना रखें, क्योंकि न केवल इससे आपको कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा, अपितु इसके साथ साथ यह उन जानवरों पर भी अत्याचार है। और विश्व पशु चिकित्सा दिवस मनाने का एकमात्र उद्देश्य यही है कि हम अपने पशु पक्षियों से भी अपने इंसानों जैसा व्यवहार करें और उन्हें भी एक सर्कल में रखें, ताकि उन्हें बीमारियों से बचा सकें, उनका खान पान ठीक हो और उनका रहन सहन ठीक हो। डॉक्टर साहब, आप दोनों ने हमारे दर्शकों को इतनी महत्वपूर्ण बातें बताई, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।